यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो जैसा कि आपको पता है, बीबी वर्चुअल आई हैव स्टार्टेड इन 2016 और 2016 में व्हेन आई स्टार्टेड दैट टाइम ओनली डीटी का फैकल्टी, मैं डीटी पढ़ाता था, सीए फाइनल का। फिर मैंने सीए इंटर चालू किया, लेकिन धीरे 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 ये परिवार बढ़ता गया। उसमें बहुत सारी अच्छी फैकल्टीज आपके लिए अवेलेबल कराई। शुभम केसवानी सर है, आकाश कंदोई सर है, शुभम गुप्ता सर है। एंड मैं बता दूं, अभी सीए इंटरमीडिएट के लिए, जैसा कि आपको पता रहेगा, फर्स्ट ग्रुप में जो एडवांस अकाउंटिंग है उसके लिए आकाश कंदोई सर है, वो न्यू बैच लेके आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ द अगस्त। तो आकाश कंदोई सर है, वो एडवांस अकाउंट पढ़ाने वाले हैं, मैं डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने वाला हूं। लेकिन सर, डाउट ये आता है, सर लॉ कौन पढ़ाएगा? तो लॉ के लिए मैं आपको फ्रेंडली बताऊं ना, तो मैं लास्ट के 1.5 ईयर से मैं फैकल्टी ढूंढ रहा था। मैंने कम से कम 600 के करीब मेरे पास रिज्यूमे आए, बहुत सारा मैंने एनालिसिस किया, लेकिन मेरे को क्लिक नहीं हुआ। बिकॉज मैं हमेशा ये चाहता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी फैकल्टी रहे वो यंग रहे, डायनामिक रहे, बहुत अच्छे से डिलीवरी उनका बहुत अच्छा रहे, और उसके बाद ही हम उनको मौका देते हैं बीबी वर्चुअल में। तो मैं बताऊं, यहां पे आपके लिए मैं लॉ की फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, जिनका नाम है सीए करण कुमार। एंड मैं बताऊं, केके सर बोलेंगे हम इनको, और केके सर जो है वो सीए है एंड उसके साथ साथ में कंपनी सेक्रेटरी भी है। इंडिया में अगर आप लॉ की बात करोगे तो लॉ में सीएस से ज्यादा कौन ही जानता है लॉ और कंपनी लॉ को? तो मैं बता दूं, केके सर है वो सीएस वालों को भी पढ़ाते हैं एंड उसके साथ साथ में सीए वालों को पढ़ाएंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं एंड बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रहे हैं। एंड इनका जो लेक्चर मैंने देखा, आप जब इनका आज लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, जब मैंने लेक्चर देखा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बिकॉज स्टूडेंट को क्या चाहिए? एक तो क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट में, इनकी क्लैरिटी है गजब लेवल की है। दूसरी चीज, उनका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बहुत ही प्यारा है। उसके साथ साथ में उनका जो समझाने का तरीका है वो अमेजिंग है। तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि बहुत ही अच्छे फैकल्टी है करण सर, और आप इनका लेक्चर देखोगे आप खुद जान जाओगे। मैंने करण सर से रिक्वेस्ट किया, करण सर का जो नेक्स्ट बैच आने वाला है दैट इज इन द मंथ ऑफ द अगस्त में आएगा, न्यू बैच, रेगुलर बैच फॉर द सीए इंटरमीडिएट। लेकिन मैंने बोला उससे पहले जो हमारे बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए क्या? तो इन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और सितंबर के लिए इन्होंने फुल फ्लेज रिवीजन बैच है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा रिवीजन लेक्चर, जिसको हम लोग मैराथन लेक्चर भी बोलते हैं। जैसे आप डीटी के रिवीजन लेक्चर सीए इंटरमीडिएट वाले देखते हो, आपको बहुत मजा आता है, डीटी में हर टॉपिक वाइज आपका क्लैरिटी आता है। तो वैसे ही मैंने इनको रिक्वेस्ट किया और सीए इंटरमीडिएट के रिवीजन लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होने वाले हैं। एंड ये वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसी में आप देखोगे, इस जैसे ही मैं मेरा जो है वो स्पीच खत्म होगा, उसके बाद में सर का जो रिवीजन लेक्चर है वो आपको मिलने वाला है। मैं आपने किसी भी फैकल्टी से क्लास ली हो, इंडिया में जितने भी फैकल्टी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज है, लेकिन मैं आपसे एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्री में ये रिवीजन लेक्चर है, ये रिवीजन लेक्चर्स आप जरूर देखें। और मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूं कि ये रिवीजन लेक्चर देखने के बाद आपको सब्जेक्ट जो लॉ है उससे प्यार हो जाएगा। जैसा मैं आपको डीटी में बोलता हूं वैसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि लॉ से आपको प्यार होने वाला है, और बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं। बिकॉज आई एम टीचिंग डायरेक्ट टैक्स लॉ और ये सर लॉ पढ़ाने वाले हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि लॉ में किस लेवल का क्लैरिटी चाहिए, और वो आपको मिलने वाला है करण सर के साथ में। ठीक है, तो चलिए अब आप रेडी हो जाइए। आपने कुछ भी क्लास कहीं से भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आप ये रिवीजन लेक्चर्स देखिए, और रिवीजन लेक्चर देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। सो गाइज, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी सीए इंटर की लॉ की रिविजन्स, और दिस इज योर फ्रेंड सीएसीएस करण कुमार। बाय प्रोफेशन आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी। और अपन आज से मस्त एकदम मजे लेने वाले हैं किसके? कॉर्पोरेट लॉ के। और मस्त इन डेप्थ रिविजन होने वाली है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल रिविजन ही होने वाली है। जितने भी वीडियोस आपको, जितने भी सेशंस मिलेंगे, trust me, the level of interpretation and the level of analytical skills you people will be getting ना, तुम मस्त मेरे को खुद आके बोलोगे सर मजा आ गया एकदम। ठीक है, मस्त तुमको इन डेप्थ क्लैरिटी और इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मैं सही में बोलूंगा कि एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन कराने वाला हूं। ऐसा नहीं कि एकदम उड़ा के लेके जाऊंगा, ठीक है, मस्त एकदम तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से, एंड दैट विल बी वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर कमिंग अटेम्प्ट। ठीक है, सितंबर अटेम्प्ट के लिए रिवीजन रहने वाली है। आगे फर्दर अटेम्प्ट वाले भी चाहे तो देख सकते हैं, पर अपन उनके लिए और दोबारा अलग से कुछ लेकर आएंगे जरूर। ठीक है, तो अभी के लिए सितंबर के लिए अपन ये रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सर एक बार बताओ, आप रिवीजन में करवाओगे क्या? ऐसा क्या हमको बेनिफिट होने वाला है? देखो, एक तो तुमको मस्त एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसमें मिलेगी, ठीक है, मतलब फुल एकदम डिटेल में मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कि सिर्फ चैप्टर करा के सर छोड़ दोगे क्या? अरे नहीं सर, किसने बोला चैप्टर करा के छोड़ देंगे?
चैप्टर्स कराने के बाद ना हम लोग कंडक्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर के सेशंस, ठीक है। सेपरेटली सिर्फ क्वेश्चन आंसर के सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग को ना ये आइडिया लगेगा कि आईसीएआई कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछते हैं और उनको हमसे क्या आंसर चाहिए, ठीक है। हम लोग ना कुछ भी लिख के आते हैं, तो वो कुछ भी लिख के नहीं आना है आपसे, ठीक है। अब आप लोग को ना ध्यान रखना है कि भैया आईसीएआई आपसे क्या पूछ रहा है एंड आपको क्या आंसर देना है, ठीक है। और उसके अलावा एमसीक्यूज भी आने वाले हैं सर, तो एमसीक्यूज करवाओगे? बिल्कुल करवाएंगे। एमसीक्यूज के भी अलग से सेपरेटली सेशंस कंडक्ट होंगे। और तुमको मस्त एक बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेशन है ना और जो एमसीक्यू के सेशन है, इसके मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, तो तुम लोग मेरे साथ कनेक्ट होगे लाइव एंड वी विल लाइव डिस्कस कि भैया ये क्वेश्चन में एक्चुअली में इंस्टीट्यूट क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है, आपसे। तो उस बारे में अपन और आगे चर्चा में आपको बताएंगे, ठीक है। बट अभी जो चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगी ना, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और आपको मस्त एकदम रिवीजन इससे कंप्लीट करनी है, ठीक है। सर इसमें हमको कोई डाउट हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा आंसर सही है गलत है, हमको कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हमको कोई टॉपिक में कुछ पूछना हुआ तो हम कैसे पूछेंगे? तो बेटा ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लो 8447688858। आप सिर्फ मुझे इस पर एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना कि सर हमें ये बता दो, ठीक है। तो भाई आया मस्त एकदम तुमको रिवाइज करा के जाएगा। तुमको कोई दिक्कत हो तुम इसको इस सहायता सेवा केंद्र पर आप मैसेज पर एक बस वो बता देना कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ये समझा दो, ठीक है। तो मैं तुमको वॉइस नोट के थ्रू या जैसे भी होगा मैं तुमको समझा दूंगा। तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लॉ की एकदम 100% टेंशन रिलीज कर दो। मस्त इस बार तुमको एग्जेम्पशन ही लेकर आनी है लॉ के पेपर में, ठीक है। तो दिस सीरीज इज गोइंग टू बेनिफिट यू दैट मच, मतलब इतना बेनिफिट तुमको मिलने वाला है ना। तो यार देखो, अब अगर अपन इतनी मेहनत करने वाले ना, हम दोनों साथ में मिलकर मेहनत करेंगे तो तुमको मस्त एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेनी है, ठीक है। एक चीज बस ध्यान रखना कि मैं जो ये सेशंस लूंगा इसके अलावा आपको एक बार सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। सेल्फ से स्टडी अगर नहीं करी, सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आएगी कि आप पेपर में कुछ नहीं लिख पाओगे। वीडियोस देखने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सिर्फ आप सोचो वीडियोस देख के यार मैं पेपर करके आ जाऊं, ऐस थोड़ी होता है, ऐस थोड़ी अपन सीए बनेंगे यार, ठीक है। तो आपको खाली वीडियोस नहीं निपटानी है, प्लीज ध्यान रखना कि आपको एक बार तो दो बार तो अपने बार से भी करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद फिर जब आपकी कमांड हो जाए टॉपिक पे, देन रिवाइज इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। बस यही फंडा है पास होने का और अच्छे नंबर लेकर आने का, और कुछ भी नहीं, ठीक। चलो, सो आई एम स्टार्टिंग विद द कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट। अभी अपन डिस्कस करते हैं कि सर हमारे पेपर में ना जो 100 मार्क्स का पेपर है उसमें दो पोर्शन है। एक 70 मार्क्स का पोर्शन रहेगा जो आपका रहेगा कॉर्पोरेट लॉ का, ठीक है, जिसके अंदर आप कंपनी लॉ पढ़ने वाले हो, और एक आपका 30 मार्क्स का पोर्शन रहेगा जिसके अंदर आप अदर लॉ पढ़ने वाले हो। अदर लॉ बोले तो जिसके अंदर सर आपका जैसे फेमा आएगा, सर फेमा 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 हाँ फेमा फाइनल पे था पहले, बट अभी आपको भी एक थोड़ा सा टच दिया गया है कि फाइनल की बजाय आपको भी पढ़ना है फेमा, मस्त एकदम, ठीक। तो फेमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा एलएलपी एक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। और तुमको ना इतना कंपनी लॉ में पढ़ा देने वाला हूं ना, जब तुम वो वाले चैप्टर पढ़ोगे ना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाले, तो तुमको लगेगा सर ये रूल तो हम कंपनीज एक्ट में वैसे ही अप्लाई करते आ रहे हैं। मतलब मैं कहीं ना कहीं उनका ऐसे ही इतना लिंक दे दूंगा कि वहां पर तुम लोग को मजा आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और फुल इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, लाइंस पढ़ी, निकाल दी, उड़ा दी, नहीं, उड़ा के रिवीजन नहीं करने वाले अपन, ठीक है। पूरा इंटरलिंकिंग के साथ पढ़ना है कि कोई चीज कहीं लिखी है तो इसका क्या मतलब है, ये किस चीज के साथ कनेक्ट हो रही है जाके, तभी असल में लॉ पढ़ना आएगा, ठीक। ये लाइंस पढ़ने से सिर्फ लॉ नहीं आता, ठीक है। तो हम लोग को ये कवर करना है। सर अभी मैं स्टार्ट करूंगा विद द कॉर्पोरेट लॉ पार्ट। अभी हम स्टार्ट करेंगे विद कंपनी लॉ। और कंपनी लॉ में सर सबसे पहले मेरे को एक बात समझाओ आप कि जब हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ में क्या कंपनीज एक्ट आता है क्या? सिर्फ नहीं बेटा, कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट तो आता ही आता है, कंपनीज एक्ट तो आएगा ही आएगा 2013, बट यही सिर्फ कंपनी लॉ नहीं होता। कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट भी आएगा सर, इसके अलावा रूल्स भी आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएंगी सर। इसके अलावा एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जो सर्कुलर्स इशू किए होंगे सर, वो सर्कुलर्स भी आएंगे सर। इसके अलावा सर अगर मान लो कोई नोटिफिकेशंस इशू होंगी तो वो नोटिफिकेशंस भी आएंगी सर। अगर कोई डिसाइडेड जजमेंट्स होंगी, कोई डिसाइडेड केस लॉज होंगे तो सर वो जजमेंट्स, वो केस लॉज भी हमारे लॉ का पार्ट बनेंगे। यानी सर ये सारी चीजें मिला के अगर मैं बोलूं तो दिस एंटायर विल बी बिकमिंग द कंपनी लॉ। तो हमको सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ना है नालायकों, हमें कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है सर, हमें रूल्स भी पढ़ने हैं सर, हमें एमसी के सर्कुलर्स भी पढ़ने हैं सर, हमें नोटिफिकेशन भी पढ़नी है, और सर हमें डिसाइडेड केस लॉज भी पढ़ने हैं सर। इतना सारा हम नन्ही सी जान वेरी परेशान, इतने सारे हम कैसे पढ़ेंगे यार सर? अरे पढ़ लेंगे नालायकों। कंपनीज एक्ट 2013,
देखो तुम लोग को मेनली क्या सर सारे सेक्शंस पढ़ने का, नहीं सारे सेक्शंस नहीं पढ़ने हैं। देखो जो एक्ट रहेगा ना और जो रूल्स रहेंगे, पहले मैं थोड़ा सा इसी को क्लैरिफाई कर देता हूं, एक्ट में और रूल्स में क्या अंतर रहने वाला है। देखो एक्ट में ना मेनली प्रोविजंस दिए हुए हैं एक्ट के, ठीक है, मतलब उस कंपनी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो एक्ट में दिए हुए हैं। अब उसका जो प्रोसीजरल पार्ट है या ऐसा कुछ रहेगा ना, वो सब रूल्स के अंदर रहेगा। यानी जब भी आप कभी सेक्शन देखोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट सेक्शंस के अंदर देखने मिलेगा वहां क्या लिखा होगा, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब वहां लिखा ना अगर प्रिस्क्राइब्ड, तो प्रिस्क्राइब्ड का मतलब वो कहां प्रिस्क्राइब्ड है, रूल्स में। तुम्हारे दिमाग की घंटी वहीं बज जानी चाहिए कि भैया जहां क्या लिखा है प्रिस्क्राइब्ड, वहीं से ध्यान लगा लेना कि ये कहां बोल रहा है, प्रिस्क्राइब्ड मतलब रूल्स, ठीक है। सर एक बात बताओ, हाँ पूछो ना, सर एक बात बताओ, अगर मान लो कि कंपनीज एक्ट और रूल्स में कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, मतलब मान लो कंपनी लॉ में भी कुछ लिखा है, कंपनीज एक्ट में भी कुछ लिखा है और रूल्स में भी लिखा है, और वही बात एक्ट में कुछ और लिखी है और रूल्स में कुछ और लिखी है, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो फिर सर कौन प्रिवेल करेगा, कौन जीतेगा? क्या रूल्स वाली बात मानी जाएगी या एक्ट वाली बात मानी जाएगी? अगर देखो कभी भी ऐसा होगा कि एक्ट में और रूल्स में कॉन्ट्राडिक्शन अगर आपको नजर आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसमें एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा, क्योंकि सर रूल्स कभी भी एक्ट को प्रिवेल नहीं कर सकते। रूल्स आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द एक्ट, ये लाइन मेरी याद रखना हमेशा, रूल्स आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द एक्ट। रूल्स हमेशा एक्ट के सबऑर्डिनेट रहेंगे, वो कभी भी उसको सरपास नहीं कर सकते। सर इनमें हमेशा एक्ट जीतेगा, इनमें कभी भी रूल्स नहीं जीतेंगे, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं विद द चैप्टर नंबर 1 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन एंड प्रिलिमिनरी। इससे अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर ये जो कंपनीज एक्ट 2013 आया, ये क्यों आया? ताकि हमारी कंट्री में कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, कंपनीज को रेगुलेट किया जा सके और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और बेटर किया जा सके, ठीक है। सर ये जो एक्ट है इसके अंदर 470 सेक्शंस हैं। सर जो पुराना वाला एक्ट था उसके अंदर कितने सेक्शंस थे? उसके अंदर सेक्शंस थे 650 प्लस, आई थिंक 658 सेक्शंस थे अप्रॉक्स, ठीक है। और वो 658 उसमें आता है, फिर उसमें अमेंडमेंट्स वगैरह एंड ऑल दैट वो सब भी रहता है। तो 658 सेक्शंस थे और अभी 470 सेक्शंस है। तो सर मजे आ गए ना, इसमें कम हो गए? कोई कम नहीं हुए, ठीक है। तब क्या होता था, तब अलग अलग टॉपिक्स के लिए अलग अलग सेक्शंस थे। और अभी क्या हुआ है, अभी ना अलग अलग टॉपिक को ऐसे अलग अलग सेक्शन में ना डाल के उन्होंने सब सेक्शन में घुसा दिया। अच्छा, मतलब पहले क्या होता था, पहले अलग अलग सेक्शन में वो चीज दी हुई थी, अब वही चीज ना सब सेक्शन में दे दी है। तो इसलिए सेक्शन नंबर कम हो गया, बट कंटेंट ऑलमोस्ट उतना ही है, ठीक है। 7 शेड्यूल्स में डिवाइड किया हुआ है एंड द एक्ट इज डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स, ठीक है। सर ये एक्ट कब आया भारत के अंदर? सर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन करे ऑन 29 ऑफ अगस्त 2013। ऑफिशियल गैजेट में ओजी में नोटिफाई हुआ 30 ऑफ अगस्त 2013 को, और उस दिन से क्या आ गया, इफेक्ट में आ गया। सबसे पहले मैं आ रहा हूं सेक्शन नंबर 1 पे। सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं। सर किस किस पर, किस किस को प्यार करूं नहीं, किस किस पर कंपनीज एक्ट लगेगा, ठीक है। टाइटल जो रहेगा वो आपका रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंट होल ऑफ द इंडिया पे लगेगा। सर होल ऑफ द इंडिया में जम्मू कश्मीर आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। JNK पे भी लगेगा। सर लद्दाख आएगा क्या? हाँ बिल्कुल आएगा, लद्दाख पे भी लगेगा। तो ये आपका एक्ट JNK पे भी लगेगा, लद्दाख पे भी लगेगा, होल ऑफ द इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। सर ये जो एक्ट है ये कब से कमेंस हुआ? देखो ये ना अब इतना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये जब एक्ट आया था ना तब के लिए रेलेवेंट था कि सेक्शन 1 जो है वो अभी फोर्स में आ रहा है और बाकी प्रोविजन जब जब नोटिफाई करेंगे तब तब वो आएंगे। बट अभी तो पूरा एक्ट नोटिफाई हो चुका है, पूरा एक्ट फोर्स में, तो ये वाला लाइन जो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, ठीक है। अब मुद्दे की बात आती है एप्लीकेबिलिटी। सर ये एक्ट किस किस पे लगेगा? तो बेटा ये एक्ट लगेगा ऑन द कंपनीज। सर सबसे पहली बात तो कंपनीज पे लगेगा जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। एनी प्रीवियस कंपनी लॉ? अरे हाँ भाई, सारी कंपनी 2013 के बाद थोड़ी बनी, क्या 2013 के पहले भी तो कंपनी थी? हाँ सर। तो 2013 से पहले जो कंपनी थी, क्या उसको गवर्न करने के लिए कोई एक्ट नहीं था? था ना सर। तो जब 2013 आया तो 2013 से पहले भी तो एक एक्ट था सर, कंपनीज एक्ट 1956। सर कंपनीज एक्ट 1956 था, तो उससे पहले भी कोई एक्ट था क्या? हाँ था ना, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1913। सर उससे पहले भी कोई एक्ट था क्या? हाँ था ना, उससे पहले 1913 से पहले था 1882। सर 1882 से पहले भी कोई था क्या? हाँ था ना। सर इससे पहले था 1856। सर इससे पहले भी कोई था क्या? हाँ इससे पहले भी था ना, 1850। तो बेटा सबसे पहला कंपनी लॉ यानी सबसे पहला कंपनीज एक्ट जो बना, दैट वाज 1850, देन 1856, देन 1882, देन 1913, देन 1956 एंड देन 2013। तो वो बोला कि अगर सर कोई भी कंपनी जो 2013 के एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, यानी जब ये एक्ट आ गया इसके बाद जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट होंगी वो तो इस एक्ट से गवर्न होंगी, पर अगर कोई कंपनी इस एक्ट से पहले बन चुकी है तो वो भी पुराने वाले लॉ की बजाय, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। अब देखो ये लाइन अगर ना लिखते हम, क्या अंडर एनी प्रीवियस लॉ, अगर ये लाइन ना लिखते तो जिस एक्ट में वो कंपनी बनी वो तो खत्म,
और ये एक्ट अगर उसे अडॉप्ट ना करता तो वो कंपनी कहां जाती। तो इसलिए लाइन लिखनी जरूरी थी कि सर अगर पहले भी कोई कंपनी बनी है वो भी इस एक्ट से क्या होगी, गवर्न होगी। सर कोई एग्जांपल दे सकते हो क्या? हाँ ना, 1907 में टाटा स्टील बना। अब टाटा स्टील बना 1907 में, 1907 में, तो क्या वो भी कंपनीज एक्ट 2013 से ही गवर्न होगा? यस सर, एट प्रेजेंट वो भी 2013 से ही क्या होगा, गवर्न होगा। आज के समय पे वो भी 2013 से ही क्या होगा, गवर्न होगा। अब उसको भी 2013 ही फॉलो करना है। ठीक सर, और किस किस पर कंपनीज एक्ट लगेगा? सर इंश्योरेंस कंपनीज पर लगेगा बेटा जी, बैंकिंग कंपनीज पर लगेगा सर जी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है या जनरेशन करती है उन कंपनीज पर लगेगा, या फिर एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय द स्पेशल एक्ट उस पर भी लगेगा। और ये सारे पॉइंट में एक कॉमन बात क्या है? इन सारे पॉइंट्स में एक कॉमन बात ये है कि सर जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं, बैंकिंग कंपनीज हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं, इनके ना अपने सेक्टोरल रेगुलेटर्स भी होते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है तो उसको आईआरडीए जो एक्ट है वो भी गवर्न करता है। बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी गवर्न करता है, इनका आरबीआई भी रेगुलेटर है। सर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 भी गवर्न करता है। तो इनको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या ये अपने स्पेशल वाले एक्ट फॉलो करने हैं? देखो इनको वो एक्ट तो फॉलो करना ही करना है, यानी अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसको इंश्योरेंस एक्ट फॉलो करना ही करना है, उसको आईआरडीए फॉलो करना ही करना है, आपको साथ में कंपनी एक्ट भी फॉलो करना है। बट अगर मान लो आपके अपने एक्ट में यानी इंश्योरेंस एक्ट में फॉर एग्जांपल और कंपनीज एक्ट में अगर सर मान लो इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, अगर सर मान लो इनमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, तो सर दोनों में से कौन जीतेगा? सर दोनों में से कौन जीतेगा? आप बता दो चैट में, सर कौन जीतेगा? सर इन दोनों में अगर कभी भी कॉन्ट्रडिक्शन होता है ना, हमेशा ध्यान रखना द रूल ऑफ स्पेसिफिक शैल प्रिवेल ओवर जनरल। सर जो कंपनीज एक्ट है ना बेटा, कंपनीज एक्ट इज जनरल फॉर ऑल, वो तो सारी कंपनीज के लिए बना हुआ है। बट इंश्योरेंस एक्ट तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के लिए बना ना। तो अगर इंश्योरेंस एक्ट में कोई भी बात लिखी है ना और कंपनीज एक्ट में उसी मैटर पर कुछ और है और इंश्योरेंस एक्ट में उसी मैटर पर कुछ और है, तो ध्यान रखिएगा अगर कॉन्ट्राडिक्शन कभी होता है तो हमेशा इनका स्पेसिफिक एक्ट जो है वो प्रिवेल कर जाएगा ओवर द जनरल। यानी अगर देखो लाइन क्या लिखी है, इंश्योरेंस कंपनी पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा एक्सेप्ट insofar as the said provision are inconsistent with the provision of the insurance act। बस उस हद तक अप्लाई होगा कि कंपनीज एक्ट का कोई प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट के किसी प्रोविजन के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कॉन्ट्राडिक्शन आया और वहां इनकंसिस्टेंसी दिखी तो फिर उस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होना बंद हो जाएगा और फिर उस पर वो इंश्योरेंस एक्ट वाला प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। सेम इन्होंने लिखा बैंकिंग कंपनीज के लिए कि बैंकिंग कंपनीज पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, पर insofar except insofar as the said provision are inconsistent with the provision of the banking regulation act। यानी अगर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पर कुछ बात और है और कंपनीज एक्ट में कुछ बात और है तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रिवेल कर जाएगा। सेम फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एंड सेम फॉर द स्पेशल एक्ट कंपनी की अगर कोई कंपनी स्पेशल एक्ट में बनती है तो। एंड सच बॉडी कॉर्पोरेट, सर बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो सर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जो टाइम बीइंग इन फोर्स वो बनी है उस पर भी क्या लगेगा, ये कंपनीज एक्ट लगेगा। कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट, बट वो बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी नोटिफाई करेगा, जिसको कौन नोटिफाई करेगा? सीजी नोटिफाई करेगा। सीजी ने अभी तक किसी को नोटिफाई नहीं किया है। सर सच बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, किसी भी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट बनती है और उसको ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी नोटिफाई करेगा सिर्फ उस पर कंपनीज एक्ट लगेगा। अभी ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सर सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस दी हुई हैं और आपको बहुत सारी डेफिनेशंस जो है वो पढ़नी है, बट सारी डेफिनेशंस हम इस सेशन में कवर नहीं करने वाले हैं। सर इस सेशन में हम क्या कवर करने वाले हैं, अभी मेरा मेन फोकस रहेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करने पे। ठीक है, क्योंकि ना पता है क्या, अगर बेसिक चीजें उड़ी रही ना तो आगे मैं कुछ भी लॉजिक्स नहीं बता पाऊंगा। एंड आई डोंट वांट कि मैं तुम लोग को रट्टा मरवाऊं सिर्फ कि चलो देखो ये लिखा है रीड कर लो, ये लिखा है रीड कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर मेरे को किसी चीज का लॉजिक देना होगा तो फिर मेरे को वहां पर ऐसा बोलना पड़ेगा, याद करो मैंने उस दिन बताया था। तो अगर वो नहीं याद आएगा ना तो प्रॉब्लम होगी। अपन आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में एंड अदर डेफिनेशंस आल्सो। वक्त लगा तो, नहीं तो अगर आज वक्त नहीं लगा तो दूसरा सेशन जो इसी का पार्ट 2 आएगा उसमें फिर मैं और डेफिनेशंस को उठाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी ऐसी डेफिनेशंस है ना जो मुझे अभी लग रहा है बतानी जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 2, जहां से अपन बिल्कुल सेक्शंस में उतरने वाले हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले जो मेजर डेफिनेशंस है जो पता होनी चाहिए हम वो सारी डिस्कस करेंगे। उनके अलावा कोई भी अगर मेरे को लगेगा कि डेफिनेशन अभी के लिए फिलहाल रेलेवेंट नहीं है, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट होगा हम वहीं पर ही जाकर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द
डेफिनेशंस पार्ट और उसमें सबसे पहले डेफिनेशन में आ रहा हूं सेक्शन 2 क्लॉज 20, दैट इज कंपनी की डेफिनेशन। आ जाओ सर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो बात करता है, ये बात करता है कंपनी की। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी? सर कंपनी का मतलब होता है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। अभी मैंने एग्जांपल दिया, अगर कोई कंपनी 2013 में बनी तो वो कंपनी पे तो कंपनीज एक्ट लगेगा, वो कंपनी को कंपनी माना जाएगा। और एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, यानी अगर वो कंपनी किसी प्रीवियस लॉ में बनी है तो उस पर भी कंपनीज एक्ट लगेगा, उसको भी कंपनी माना जाएगा। अरे तुमको समझ में आ रहा है सर? उसको भी कंपनी माना जाएगा। यस सर। सर फॉर एग्जाम्पल, अभी तो नालायक को एग्जाम्पल दिया, टाटा स्टील करके कंपनी है, रिलायंस ले लो, ठीक है। ये जो कंपनीज हैं ये 2013 में नहीं बनी, पर इनको भी आज भी कंपनी माना जाता है और इन पर भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा। यहीं से ही एक टॉपिक में कनेक्ट करता हूं। वैसे ये टॉपिक चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में आएगा, ठीक है, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा मेरा मन कर रहा है बताने का, तो मैं यहीं पे एक डेफिनेशन और निपटा रहा हूं और ये वाले भी हम क्लियर कर लेंगे। सर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? सुनना, देखो जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है ना, उसमें क्या रहता है कि जो मेंबर्स होंगे वो लोग शेयर कैपिटल के लिए उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी, मतलब वो लोग शेयर्स खरीदेंगे और उनकी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स। ठीक, मतलब सर जितने के शेयर्स एक बंदा सब्सक्राइब करेगा, जितने के शेयर्स एक बंदा खरीदेगा, वो उतने पैसे देने के लिए बाध्य होगा, उससे ज्यादा पैसे उसको देने नहीं है। बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? सर यहां पर वो जो मेंबर्स होंगे ना, वो लोग गारंटी देंगे कि मैं तुमको इतना अमाउंट दूंगा, पर इतना अमाउंट मैं आज नहीं दूंगा, मैं कब दूंगा? कंपनी के वाइंडिंग अप में, यानी जब कंपनी गोइंग कंसर्न में है। क्या बोला मैं? जब कंपनी गोइंग कंसर्न में है तब मैं पैसे नहीं दूंगा। मैं पैसे कब दूंगा? जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाउंड अप हो जाएगी, जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी तब मैं वो पैसे दूंगा। तो कंपनी की जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी उन्होंने एक फिक्स अमाउंट बता दिया, गारंटेड अमाउंट बता दिया कि भैया हम इतना पैसा देंगे, बट हम कब देंगे? जब कंपनी क्या हो जाएगी? वाउंड अप हो जाएगी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब सर हम लोग वो पैसे देंगे जो पैसे जितने के हमने क्या खरीदे होंगे? शेयर्स खरीदे होंगे। जितने पैसों के हमने क्या खरीदे होंगे? शेयर्स खरीदे होंगे। ठीक है, फिर इसमें भी आगे बाइफरकेशन रहती है, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, बट वो हम उसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी हम उतने पे नहीं उतर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी कि सर कंपनी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक चीज मैं यहीं पर और बताना चाहूंगा, प्लीज यहीं पर एक चीज और नोट कीजिएगा कि सर जो कंपनी होती है, अभी थोड़ा सा हमने पढ़ा कि कंपनी क्या होती है। सर कोई भी कंपनी जो है ना, हमने 3 मेजर कंपनीज अभी पढ़नी है सर। एक हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, एक सर हम पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी, और एक सर हम पढ़ेंगे ओपीसी। ओपीसी बोले तो सर 1 पर्सन कंपनी। तो एक अपन पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी, एक अपन पढ़ेंगे पब्लिक कंपनी, और एक अपन पढ़ेंगे ओपीसी। सर प्राइवेट कंपनी जो होगी ना, इसको बनाने के लिए यू नीड 2 और मोर पर्सन, आपको 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए होंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी। सर पब्लिक कंपनी बनाने के लिए आपको 7 या 7 से ज्यादा पर्सन चाहिए होंगे, इसको हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी। सर ओपीसी बोले तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ होल सोल एक व्यक्ति चाहिए, उसके द्वारा आप वो कंपनी बना सकते हो, उसको हम बोलेंगे 1 पर्सन कंपनी। सर ये हो गया क्या? अरे नहीं भाई, इतना डिटेल डिस्कशन अभी तो इसी पे होने वाला है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है, ओपीसी क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी डेफिनेशन। अब मैं अगली डेफिनेशन पे जा रहा हूं, मेरे साथ चल लेना इधर उधर, अगर तुम भागे मैं बता रहा हूं पिट जाओगे मुझसे बहुत बुरा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। सर डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी पर आते हैं, और डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। पेपर पर्सपेक्टिव से तो भैया वो पूछें ना पूछें, पर वो आपको इतनी भयंकर आनी चाहिए ना, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई कंपनी एक्ट समझ में आ ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि कंपनी क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, ठीक है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ सकता। आगे प्रोविजन का कोई लॉजिक आप ढूंढ ही नहीं सकते बिना ये समझे कि ये कंपनी में क्या लिखा है। ठीक है, डेफिनेशन पे आता हूं ऑफ द प्राइवेट कंपनी। पढ़ना, प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी। प्राइवेट कंपनी सर एक कंपनी होगी, ओके सर, हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ओ प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है रूल्स, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड कहां का किया होगा? रूल्स में। देखो लिखा भी है, प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कि प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जहां पर भी प्रिस्क्राइब्ड लिखा है मतलब वो रूल्स ने प्रिस्क्राइब किया है। सर प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होगी जिसके पास मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। सर कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए? जितना प्रिस्क्राइब होगा, पर अभी कुछ प्रिस्क्राइब नहीं है। ओके सर, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, और उसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें होनी चाहिए। क्या बोला मैं? उसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें होनी चाहिए। सर ये 3 चीजें क्या होती हैं? लिखना, उसके आर्टिकल्स में सर एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, सर उसके आर्टिकल में एक
लिमिट होनी चाहिए सर, उसके आर्टिकल में एक प्रोहिबिशन होना चाहिए। यानी अगर आपको किसी कंपनी के आर्टिकल में ये तीन चीजें दिख रही हैं तो मान जाइएगा वो कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। सर अगर मेरे को किसी भी कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीन चीजें नजर आती हैं, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ बोलो प्लीज ना, प्लीज 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 मेरे साथ बोलो। सर कोई भी कंपनी के आर्टिकल्स में मुझे तीन चीजें नजर आती हैं, पहला अगर एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट और एक प्रोहिबिशन, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन और एक प्रोहिबिशन, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिटेशन, एक प्रोहिबिशन, तो माना जाएगा कि वो कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी। सर क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या लिमिटेशन है, क्या प्रोहिबिशन है? सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि यू कैन नॉट ट्रांसफर योर शेयर्स। सर ये कंपनी अपने शेयर ट्रांसफर ही नहीं कर सकती। रुको, मैं तुमको बहुत फास्ट पेस पे बहुत सारी चीजें बता के जा रहा हूं इस वीडियो में। सिर्फ ये डेफिनेशन में नहीं पढ़ाने आया कि मैंने लाइन पढ़ाई उसकी हिंदी कर दी और खत्म। ठीक है, मेरी बात को सुनना आराम से। सर यहां लिखा है द रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। ये रेस्ट्रिक्शन कंपनी पे लग रही है या शेयर होल्डर पे लग रही है? शेयर होल्डर पे लग रही है, कंपनी पे नहीं लग रही। ये रेस्ट्रिक्शन शेयर होल्डर पे लगती है कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो लोग अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या ये बोलना ठीक है? नहीं, वो लोग अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी यू कैन नॉट गेट योर शेयर्स लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस। आपका शेयर कभी लिस्ट नहीं होगा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे और उसकी फ्रीली ट्रेडिंग नहीं होगी। दैट आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप ट्रांसफर कर सकते हो बट फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सर फिर कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने बोला प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है? 2 या उससे ज्यादा। ठीक है, तो मान लो 10 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई। सर अगर 10 लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बनाई, उसमें से एक व्यक्ति जो है, उसमें जो एक व्यक्ति है वो व्यक्ति अपने शेयर्स बेचना चाहता है। अगर वो पर्सन अपने शेयर्स बेचना चाहता है तो वो पहले बाकी 9 लोगों से पूछेगा कि मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूं, क्या आप लेने में इंटरेस्टेड है? अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, वेल एंड गुड, उन्हीं को बेचो। आप बाहर डायरेक्टली नहीं जा सकते, तो दैट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप बाहर डायरेक्टली नहीं जाओगे। एक तो तुम अपना शेयर बाहर डायरेक्टली नहीं बेचोगे, इवन आपका शेयर कभी भी क्या नहीं होगा, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होगा, एंड दैट इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। चाहे आप इक्विटी शेयर की बात कर लो, चाहे आप प्रेफरेंस शेयर की बात कर लो, वेदर इट इज कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सर कोई भी शेयर हो आपका वो लिस्ट नहीं हो सकता। सर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने क्या बोलते हैं, मैंने ना नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वगैरह जो है वो लिस्ट करवा दिए। तो अगर वो लिस्ट करवा दिए तो क्या सर उसके थ्रू, देखो शेयर्स में लिस्ट कराऊंगा, चाहे मैं इक्विटी कराऊं, चाहे मैं प्रेफरेंस कराऊं, प्रेफरेंस में भी चाहे कन्वर्टेबल कराऊं, चाहे नॉन कन्वर्टेबल कराऊं, वो कभी भी लिस्टेड कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है, बट सर अगर मान लो कि मैंने क्या करा, मैंने अपने इक्विटी शेयर्स की जगह मैंने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट करा दिए। अगर मैंने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट कराए तो सर क्या उस केस में हमको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा क्या? अब यहां पर ना मैं कनेक्ट करूंगा विद द लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज। अभी अपना लिस्टेड कंपनी की जो डेफिनेशन आएगी ना उसके साथ अपन कनेक्ट करेंगे विद रूल 2A। ठीक है, विद रूल 2A। और वो लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद ये देखो, जहां पर लिस्टेड कंपनी की डेफिनेशन दे रखी होगी वहां पर आपको रूल 2A भी दे रखा होगा, 2 क्लॉज 52 विद रूल 2A। ठीक है, और ये रूल 2A के साथ अपन प्राइवेट कंपनी को कनेक्ट करेंगे अभी। ठीक है, बट लेटर ऑन, अभी उस पर नहीं आ रहे हैं। तो सर प्राइवेट कंपनी जो रहेगी वो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स होंगे वो शेयर होल्डर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते। सर यहां पर जो बंदा जिसने एनसी, अगर मान लो कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करे और बंदे ने वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर खरीदे और कंपनी ने वो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो लिस्ट करा दी है, तो क्या उस केस में इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? जल्दी बोलो सर, क्या उस केस में इस कंपनी को लिस्टेड कंपनी माना जाएगा? तो आपको बताऊं, ये जो रूल 2 है अभी मैंने तुम्हें बोला ना, इसमें 1 अप्रैल 2021 के बाद अमेंडमेंट आ गई थी। 1 अप्रैल 2021 के पहले इनको, ये वाली प्राइवेट कंपनी को भी लिस्टेड कंपनी माना जाता था, बट अभी नहीं माना जाएगा। तो इसको अपन कनेक्ट करेंगे विद दैट लिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो इस पर अभी दोबारा से लौटेंगे। दूसरी बात सर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी को छोड़ दो। देखो 1% कंपनी में तो बंदा ही कितना चाहिए होता है, एक। लिमिट लगेगी ऑन द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 200, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। सर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते। सर यहीं पर ही एक एग्जांपल मैं बनाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कंपनी है केके प्राइवेट लिमिटेड, और केके प्राइवेट लिमिटेड में सर मान लीजिए 238 मेंबर हैं, 238 मेंबर्स हैं। और सर ये जो 238 मेंबर्स हैं इनमें से यहां पर इन्होंने एक चीज और बोली, पहले वो भी पढ़ा दूं। सर यहां पर इन्होंने क्या बोला? प्रोवाइडेड दैट वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड, अच्छा इसे छोड़ो, यहां पर आओ, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, वो अभी बाद में देते हैं। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, वेरी गुड। पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, आर बोले तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, आर का मतलब अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। एंड पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, पहले कभी एम्प्लॉयमेंट में थे,
एंड दे वर मेंबर ऑफ द कंपनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयमेंट में थे तब आप मेंबर थे। अच्छा, एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, अब आपकी एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई है पर आप अभी भी मेंबर हो, तो ऐसे लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मेरे साथ साथ रिपीट करो, किस किस को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। पहला, सर जो आज हमारी कंपनी के एम्प्लॉय हैं प्लस मेंबर्स भी हैं। अच्छा एक बार बताओ, आज हमारी कंपनी के सिर्फ एम्प्लॉय हैं, मेंबर नहीं है, तो फिर उसे काउंट करेंगे? अरे सर वो तो मेंबर ही नहीं है ना, तो उसके तो क्वेश्चन ही कहां से आया। पर अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय भी है और साथ में मेंबर भी है, क्या उसे हम काउंट करेंगे? नहीं। अगर प्रेजेंट एम्प्लॉय हो प्लस मेंबर्स भी हो, आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। सर अगर मान लीजिए आप पहले कभी एम्प्लॉय थे पर आप उस समय मेंबर भी थे, मतलब यू वर फॉर्मरली इन एम्प्लॉयमेंट, आप पास्ट एम्प्लॉय हो, वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, जब आप उस समय एम्प्लॉयमेंट में थे ना तो आप मेंबर भी थे, यानी आपको जो शेयर्स मिले आपको एम्प्लॉयमेंट में मिले हैं। You were in the employment and then you became the member and have continued to be member, और उसके बाद अब आपकी एम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो गई है पर आप मेंबर हो अभी भी, तो आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर वापस लौटता हूं। सर एक कंपनी है के प्राइवेट लिमिटेड, इसके 238 एम्प्लॉइज हैं, इसके 238 मेंबर्स हैं। क्या अगर यहां से देख के बोलूं तो क्या इसने ब्रीच नहीं कर दिया? ब्रीच कर दिया, बट नहीं, ऐसे नहीं होगा। मान लो इसके 40 ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो एम्प्लॉइज भी हैं प्लस इसके मेंबर भी हैं, तो सर क्या ये कंपनी जो लिमिट पूरी कर रही है या नहीं कर रही है? आंसर इज एब्सोल्युटली पूरी कर रही है सर। यहां पर 198 काउंट किया जाएगा, ना कि 238। आपको 198 काउंट किया जाएगा, 238 काउंट नहीं किया जाएगा। सर एक बात और बताओ, आप बोल रहे हो कि ये जो 40 लोग हैं, इन 40 लोगों को हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहे, पर क्या इनके पास वोटिंग राइट होगा? क्या इनको डिविडेंड मिलेगा? सर क्या इनको कोरम में काउंट किया जाएगा? अरे भाई इन पर सारे प्रोविजंस जो होते हैं ना वो सब लगेंगे, ठीक है, मतलब इन पे सब प्रोविजंस में ये लोग काउंट होंगे, हर जगह के लिए काउंट होंगे। बट सिर्फ सेक्शन 2 क्लॉज 68 में जब हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, उसमें जब हम लिमिट निकालते हैं 200 की, उस 200 की लिमिट में बस ये लोग काउंट नहीं होते जो ये वाले एम्प्लॉय प्लस मेंबर होते हैं। सर प्लीज रिपीट, ये जो लोग हैं जो एम्प्लॉय प्लस मेंबर की मैं बात कर रहा हूं, सब जगह पूरे कंपनीज एक्ट में जहां जहां भी नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पर प्राइवेट कंपनी की कोई बात आएगी कि क्या प्राइवेट कंपनी पर ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। जैसे मैं एक बात बताता हूं, हम लोग वोटिंग कराते हैं ना, तो हम लोग वोटिंग पोस्टल बैलेट से भी कराते हैं, ठीक है। और तुम लोग रिवीजन कर रहे हो तो तुमने थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रखा होगा, तुमको पोस्टल बैलेट पता तो रहेगा ना थोड़ा सा कि पोस्टल बैलेट क्या होता है। तो हम लोग पोस्टल बैलेट से वोटिंग करा लेते हैं। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में 201 मेंबर या उससे ज्यादा होते हैं ना, तो उसके लिए पोस्टल बैलेट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। तो क्या इस केस में इसको 238 मानूं या 198? क्योंकि 198 मानूंगा तो पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा, 238 मानूंगा तो लगेगा, ठीक है, वो माना जाएगा। बस 268 के लिए, यानी 2 क्लॉज 68 के लिए मैं इसको क्या नहीं मान रहा, मेंबर 200 की लिमिट में काउंट नहीं कर रहा। दीज पीपल आर नॉट काउंटेड इन द लिमिट ऑफ 200 ओनली फॉर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68। सरल सिंपल क्रक्स यही है। इसके अलावा कोई और प्रोविजन रहेगा उसके लिए ये लोग काउंट होते हैं, ठीक है। सर इसके अलावा एक और एग्जांपल दो, सर एक और एग्जांपल दो ना प्लीज। सर सुनो ना सर, एक और एग्जांपल दो। मान लो कि ये मिस्टर जेठा है, सर ये मिस्टर जेठा है, जो मिस्टर जेठा है ना, ये बबीता प्राइवेट लिमिटेड में, ओहो सर ये बबीता प्राइवेट लिमिटेड में अपॉइंट हुआ, ठीक है। अब सर कब अपॉइंट हुआ? ये जब भी अपॉइंट हुआ उसे छोड़ो, सर 10 अप्रैल को 2019 को ये रिटायर हो गया, ये बंदा रिटायर हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो गया। अब ये वहां का मेंबर, ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, ये बबीता प्राइवेट लिमिटेड से रिटायर हो गया और इस समय ये मेंबर भी नहीं था। अभी सुनना, इस समय ये मेंबर भी नहीं था, पर अब जब ये रिटायर हो गया आफ्टर एम्प्लॉयमेंट, जब आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई, अब 15 जून 2019 को ये भैया ने शेयर्स खरीद लिए सर इसी कंपनी के, किसके? बबीता प्राइवेट लिमिटेड के। इसने बोला एम्प्लॉयमेंट छोड़ी है, कंपनी थोड़ी छोड़ूंगा, तो इसने इस कंपनी के क्या खरीद लिए? शेयर्स खरीद लिए। जब इसने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो सर इसने 2000 शेयर्स खरीद लिए। अब मुझे बताओ, ये पास्ट एम्प्लॉय है? हाँ है। सर आज इसकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो चुकी है? हाँ हो चुकी है। क्या ये कंपनी का मेंबर है? हाँ है। पर क्या इसको 200 की लिमिट में काउंट करेंगे? वेदर इसको 200 की लिमिट में काउंट करेंगे, क्या इसको 200 में काउंट करेंगे? बस मुझे इसका जवाब दे दो, मैं मान जाऊंगा तुमको प्रोविजन समझ में आ गया। क्या सर इसको 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा? बताऊं, आंसर इज एब्सोल्युटली यस।
अगर तुम नो लिख रहे हो ना तो गलत हो तुम, अगर तुम नो लिख रहे हो तो गलत हो तुम, क्योंकि सर यहां पर मैंने क्या बोला, जब वो बंदा मेंबर बना था ना, वो एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए था। ही वॉज अ फॉर्मर एम्प्लॉय एंड ही वॉज अ मेंबर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। अरे लाइन पढ़ो ना नालायकों, वर मेंबर ऑफ द कंपनी वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट। सर वाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए थे तब आप मेंबर थे, तो ही आप क्या माने जाओगे, 200 की लिमिट से बाहर हो गए, पर अभी तो आपको 200 की लिमिट में काउंट किया जाएगा। चलो एक बात बताओ, एक एग्जांपल और बताओ सर, एक बात बताओ, मान लो कि ये जो जेठा था ना, ये जेठिया बबीता प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉय था, ठीक है। अच्छा सर, 11 अप्रैल को 2019 को इसने बबीता प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है सर। 11 अप्रैल को शेयर्स खरीद लिए। 11 अप्रैल को शेयर खरीदने के बाद 15 जून को जेठिया ने रिजाइन दे दिया। जेठिया ने तो कंपनी छोड़ दी, ओहो हो, जेठा ने कंपनी छोड़ दी। अब 16 जून को, पर अभी मेंबर है, कंपनी एम्प्लॉय छोड़े, भाई एम्प्लॉय हटाए ना, सिर्फ एम्प्लॉय से रिजाइन दिया है, मेंबर तो अभी भी है। अगर मेंबर अभी भी है, अब 16 जून को ये बंदा, क्या ये 200 की लिमिट में काउंट होगा? नहीं सर, अब काउंट नहीं होगा, नो नॉट काउंटेड। अब हम इसको 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं सर। इसके अलावा हमने क्या बोला, इसके अलावा हमने बोला कि सर अगर मान लो कोई भी 2 व्यक्ति या उससे ज्यादा व्यक्ति ज्वाइंटली शेयर होल्ड करते हैं, ओहो हम साथ साथ हैं, अगर हम साथ साथ शेयर होल्ड करते हैं, तो अगर हम साथ साथ शेयर होल्ड करते हैं तो सर हमको एक ही शेयर होल्डर माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, अलग अलग नहीं माना जाएगा, हमको 2 लोग नहीं माना जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी मतलब सर किसी भी सिक्योरिटी के लिए आप क्या नहीं कर सकते, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप आओ और हमें क्या करो, ऑफर दो, सब्सक्राइब करो, मतलब हमारे शेयर्स के लिए या किसी भी सिक्योरिटीज के लिए हम पब्लिक इशू लेकर नहीं आ सकते। सिंपल यहां लैंग्वेज में लिख लेना कि पब्लिक इशू नहीं ला सकते। तो कंपनी के ऊपर एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगी हुई है, प्राइवेट कंपनी कैन नॉट कम अप विद अ पब्लिक इशू, राइट। तो ये होती है अपनी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है जी। इसके बाद में आता हूं पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन पे। सर पब्लिक कंपनी किसे कहा जाएगा? तो देखो क्या लिखा है, कितनी अच्छी बात है, वाओ वाओ सर वाओ, लुकिंग लाइक अ वाओ। देखो क्या लिखा हुआ है भैया, इन्होंने लिखा प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, सॉरी पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। वाह सर वाह वाह। तो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, यानी जिसके आर्टिकल्स में वो 3 चीजें डली हैं। अगर आपके आर्टिकल्स में वो 3 बातें हैं तो आप प्राइवेट हो, और अगर आपके आर्टिकल्स में वो 3 बातें नहीं है तो आप क्या हो, पब्लिक हो। एंड मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, और आपके पास भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। सर ये ऊपर प्राइवेट में भी आया था, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, पब्लिक में भी आया है, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। तो ये बताओ ना कितनी होनी चाहिए। मैंने बोला तो अभी भी कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, बट एक मस्त सॉलिड पॉइंट बताऊं, आप सुन के ही लोगे कि भैया लॉ में कहीं प्रिस्क्राइब नहीं है, पर मैं तुमको बोल दे रहा हूं, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹7 है आए सर पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल इज ₹7। हाउ पता है? सेक्शन 3 देखो, ये सेक्शन, ये अभी पढ़ रहे हो 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी। सेक्शन 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, जहां मैंने बोला पब्लिक कंपनी बनाने के लिए 7 या उससे ज्यादा पर्सन चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए 2 या उससे ज्यादा पर्सन चाहिए। और सेक्शन 4 जो है ना वो बात करता है मेमोरेंडम की। तो अगर मैं 3 और 4 को लिंक करूं ना तो दोनों की मिलाकर एक इंटरप्रिटेशन निकलती है। 4 में ऐसा लिखा हुआ है, सेक्शन 4 एमओए के बारे में बात करेगा, मेमोरेंडम के बारे में, और उसमें एक आएगा आपका कैपिटल क्लॉज करके, और वहां लिखा रहेगा हर सब्सक्राइबर को एटलीस्ट 1 शेयर तो लेना पड़ेगा, और 1 शेयर की मिनिमम फेस वैल्यू ₹1 तो होती है। तो अगर मैं बात करूं पब्लिक कंपनी 7 लोगों या उससे ज्यादा से ही बनेगी, तो अगर मैं 7 लोग भी लूं, मिनिमम पे भी रहूं, तो 7 लोग तो मेरे को चाहिए, और हर बंदा 1-1 शेयर तो लेगा, और मिनिमम ₹1 की फेस वैल्यू तो होगी। तो सर कहीं ना इंटरलिंक करके अपन एक बेस्टेस्ट इंटरप्रिटेशन निकालते हैं कि लॉ में तो कहीं नहीं लिखा, देखो ये लाइनों में नहीं लिखा है, बट दिस इज इंटरप्रिटेशन कि भैया हमको मिनिमम ₹7 की पेड अप कैपिटल तो चाहिए होगी, उसके बिना तो हमारी कंपनी नहीं बन पाएगी। और दूसरी बात, सर वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक मानी जाएगी। वाओ सर वाओ। सर वो कंपनी वो जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक मानी जाएगी, बट सर एक ऐसी कंपनी, ध्यान से सुनना, गौर से देखिए इस चेहरे को,
इस प्रोविजन को। सर प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी। हे मां माता जी, अगर इसको इतना आसानी से लिख दिया जाता तो हमको समझ में ना आ जाता। पता नहीं क्या घुमा रहे हैं सर। एक ऐसी कंपनी जो सब्सिडरी है, किसकी सब्सिडरी है? एक ऐसी कंपनी की जो प्राइवेट नहीं है। अच्छा, यानी कि अगर आप पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो, शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी, तो आपको मान लिया जाएगा क्या कि सर आप पब्लिक कंपनी हो। अब मैं बताऊं, पुराने कंपनीज एक्ट में 1956 में ना एक डीम्ड पब्लिक कंपनी करके कॉन्सेप्ट होता था। ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है। 2013 में वो वाला सेक्शन नहीं आया जो 1956 वाले एक्ट में था। मैंने 1956 भी पढ़ा है, मैंने 2013 भी पढ़ा है। सर 1956 वाले एक्ट में डीम्ड पब्लिक कंपनी करके कॉन्सेप्ट होता था, वो सेक्शन होता था, वो 2013 वाले में नहीं है। ठीक है, तो सर यहां क्या लिखा है फिर? ये लिखा है कि भैया अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, मेरे साथ बोलो, कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी होगी, तो उस पर वो पूरा एक्ट इस रूप से लगेगा कि वो एक पब्लिक कंपनी है। हमारी कंपनी को ऐसे नहीं बोलेंगे डीम्ड पब्लिक कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी जो कि एक सब्सिडरी है किसकी? पब्लिक कंपनी की, इस प्राइवेट कंपनी पर पूरा कंपनीज एक्ट उस प्रकार से लगेगा जिस प्रकार से एक पब्लिक कंपनी पर लगता है। यानी फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस आपको ट्रीट किया जाएगा एक पब्लिक कंपनी की तरह, और आप पर सारे प्रोविजन जिस प्रकार से पब्लिक कंपनी पर लगते हैं आप पर भी उसी प्रकार से लगेंगे। ठीक है, इवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यूज टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल। मतलब आर्टिकल वाइज तो आप आज भी प्राइवेट कंपनी रहोगे। अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं सर, अगर एक कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, अगर वो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो क्या उसके आर्टिकल्स में से हम उसको डीम्ड पब्लिक मानेंगे, तो क्या उसके आर्टिकल में से वो 3 रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे प्राइवेट कंपनी में से? नहीं, उसके आर्टिकल में वो 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं हटेंगी, वो आज भी रहेंगी। सर क्या उसके नाम में से प्राइवेट वर्ड हटा देंगे? क्या सिर्फ एलटीडी लिखेंगे? नहीं, प्राइवेट तो लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखोगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा भाई ये कि प्राइवेट कंपनी है? तो पीबीटी तो लिखा जाएगा। अच्छा सर एक बार बताओ, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि वो रहेगी तो प्राइवेट कंपनी, हाँ, पर उस पर जो लॉ अप्लाई होगा, उस पर जो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे एज पर द कि जैसे पब्लिक कंपनी के ऊपर लगते हैं वैसे ही प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी लगेंगे। ठीक है, तो दिस इज पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। बट मैं तुमको सही में बताऊं, अगर मैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी एक्चुअल में रेगुलरली पढ़ाऊं ना, तो यही पढ़ाने पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 4-4.5 घंटे लग जाए, सिर्फ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बताने पर ही। इसमें इतना एनालिसिस है ना, इतना एनालिसिस है। आपको सिर्फ ये 4 लाइंस नजर आ रही होंगी, बट सच्ची में मैं बोल रहा हूं ये 4 लाइंस नहीं है बेटा। ये जो 5-6 लाइंस आप पढ़ रहे हो ना, दीज आर नॉट लाइंस एक्चुअली। ये है तो छोटी छोटी डेफिनेशन, बट इनके पीछे भरमार इंटरप्रिटेशन है, भरमार इंटरप्रिटेशन। ऐसा होगा तो वैसा होगा तो, बट उतना भी इन डेप्थ में अपने को नहीं उतरना है। ठीक है, क्योंकि उतना तो अपने सिलेबस में भी नहीं है, उतने सब सर्कुलर्स भी नहीं है। बट ट्रस्ट मी, आप इसमें इतना गहराई में जा सकते हो ना जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक, तो ये हुआ अपना पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी। इसके बाद में आता हूं सर, इसके बाद में आता हूं ऑन द डेफिनेशन ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब आते हैं होल्डिंग सब्सिडरी के ऊपर। आ जाओ, होल्डिंग सब्सिडरी। चलो जी, तो पहले पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी क्या होती है। सर होल्डिंग कंपनी समझने के लिए ना हमको होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, और मैं तुमको ना होल्डिंग और सब्सिडरी को एक ही साथ समझाता हूं, और फिर अपन दोबारा से लौटेंगे इन नोट्स के ऊपर और फिर से उससे रीड करेंगे कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। ठीक है, मेरी बात सुनना आराम से। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, इसको प्यार से बोलते हैं सब्सी। सब्जी? अरे सब्सी नालायक। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, मान लेते हैं एक कंपनी है जिसका नाम है जेठा लिमिटेड। सर आपको बहुत प्यार है ये तारक मेहता वाले शो से? अरे नहीं यार, ऐसे एग्जांपल ले लिया बस। ठीक है, जेठा लिमिटेड और एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है टप्पू लिमिटेड। सर ये जो कंपनीज है ना, अब सुनना, 2 कंपनीज मैंने बोला, एक कंपनी जेठा लिमिटेड, एक कंपनी टप्पू लिमिटेड। 2 क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं कब होल्डिंग सब्सिडरी बनते हैं, सुनना आराम से। अगर ये एक कंपनी दूसरी कंपनी की, क्या बोला मैं, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, तो ये कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी उस कंपनी की जो आपका बोर्ड कंट्रोल कर रहा है। दोबारा बोलो सर, इफ अ कंपनी
is controlling the composition of the board of another company, then such other company is called the subsidiary company. और अगर वो सब्सिडरी कहलाएगी तो जो कंट्रोल कर रहा है उसे होल्डिंग बोलेंगे। ठीक है सर, ये कैसे पता चलता है कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन कंट्रोल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? अगेन अ वेरी बिग डेफिनेशन, बट आई विल कंसाइज फॉर यू पीपल इन वेरी फ्यू मिनट्स, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, सुनना सर, ये जो बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल कर रहा है ये कैसे कंट्रोल कर रहा है? तो बोर्ड कॉम्पोजिशन कैसे कंट्रोल करता है, हम बोलते हैं कि अगर मान लीजिए इस कंपनी के पास ये राइट है कि ये इस कंपनी के ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है। दोबारा बोलता हूं मैं, अगर ये कंपनी इस कंपनी के ऑल या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकती है तो हम बोलेंगे कि इस कंपनी के पास उसका बोर्ड ऑफ कॉम्पोजिशन का कंट्रोल है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन का कंट्रोल है किसके पास? जेठा लिमिटेड के पास। अगर जेठा टप्पू लिमिटेड के सारे या मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव कर सकता है, इस चीज को आप कंट्रोल कर रहे हो, तो भैया आपके पास कॉम्पोजिशन का क्या है? कंट्रोल है। ये हुआ क्राइटेरिया नंबर 1। एक तो ये क्राइटेरिया होता है होल्डिंग सब्सिडरी बनने का, तो इसे क्या कहा जाएगा? होल्डिंग कंपनी, और इसे क्या कहा जाएगा? सब्सिडरी कंपनी। ठीक है सर, इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? सर इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया होगा, बहुत प्यार से समझना, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, थोड़ा सिंपल नाम ले रहा हूं यहां पर। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है एच लिमिटेड और एक कंपनी है एस लिमिटेड। प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी है एच लिमिटेड, एक कंपनी है एस लिमिटेड। अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मोर देन 50% वोटिंग राइट एक्वायर कर लेता है तो ये जो एक्वायर कर रहा है इसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा, और जिसके राइट्स आपने एक्वायर करे हैं उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। सर प्लीज दोबारा से बताओ ना, जो कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा वोटिंग राइट एक्वायर कर लेता है, वोटिंग पावर एक्वायर कर लेता है, तो फिर ये जो होल्ड कर रहा है इसे होल्डिंग कंपनी कहा जाएगा, या पेरेंट कंपनी भी अपन बोलते हैं, और इसे क्या बोला जाएगा? चाइल्ड कंपनी या सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। सर 50% से ज्यादा क्यों लिख रहे हो? सीधा बोलो ना 51। नालायक नहीं, 51 नहीं होता। मोर देन 50% का मतलब होता है 50% प्लस ₹1 भी अगर ज्यादा हो गया तो इट इज मोर देन 50%। क्या मैं बोलूं 50.000001% इज ऑल्सो मोर देन 50%? यस सर, ये भी मोर देन 50% काउंट किया जाता है। मान लो इस कंपनी की शेयर कैपिटल है 10 करोड़ रुपए। कितनी कैपिटल है? 10 करोड़ रुपए। तो अगर ये कंपनी 5 करोड़ रुपए प्लस एक शेयर और 10 रुपए का एक, बस ये भी एक्वायर कर लेना, तो ये कंपनी क्या मानी जाएगी? होल्डिंग मानी जाएगी। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी बोलेंगे। अच्छा सर, एक और क्राइटेरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं चेन होल्डिंग या चेन सब्सिडरी। चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। सर चेन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? सुनना आराम से। सर आप होल्डिंग सब्सिडरी बन सकते हो अगर होल्डिंग या तो डायरेक्टली एक्वायर कर रहा हो इस सब्सिडरी कंपनी में, तो भी इसे होल्डिंग सब्सिडरी मानेंगे। बट अगर ये होल्डिंग डायरेक्टली एक्वायर नहीं कर रहा, थ्रू अ सब्सिडरी कर रहा है, तो भी होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनेगा। सर ये कैसे बनेगा? आओ देखो, एक कंपनी है ए लिमिटेड, ए लिमिटेड का बी लिमिटेड में होल्डिंग है 60%, तो क्या बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है? हां सर, बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है, बिल्कुल है सर। बी लिमिटेड का सी लिमिटेड में 70% होल्डिंग है, तो सर क्या सी लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? हां सर, सी लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो अगर सी लिमिटेड बी लिमिटेड की सब्सिडरी है और बी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है ना, तो तुमको पता है जो ये सी लिमिटेड है ना सर, ये भी ए लिमिटेड की सब्सिडरी मानी जाएगी। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ चेन होल्डिंग या सब्सिडरी रिलेशनशिप, जिसको आप बोलते हो लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट। इसी को हम बोलते हैं लेयर्स वाला कॉन्सेप्ट। और अभी 2 लेयर से ज्यादा बनाना मना है, पहले अलाउड होता था बट अभी नहीं है। अब आप इसके आगे, अगर मान लो ये आगे कंपनी 51% मान लो अगर किसी डी लिमिटेड में एक्वायर कर लेती है, तो क्या यहां पर होल्डिंग सब्सिडरी बनेगा? नहीं सर, ये अलाउ नहीं है, ये आप बना नहीं सकते। 2 लेयर तक बस आपको अलाउड है, 2 लेयर से आगे अलाउड नहीं है। ठीक है, ओके सर। अच्छा एक बात बताना, मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड और एक एच लिमिटेड की 4 कंपनीज में अलग अलग होल्डिंग्स है, मतलब इसमें 60% है, इसमें 70% है, इसमें 71% है, इसमें 53% है। ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, इन चारों में है। तो क्या ये चारों को मैं एच की सब्सिडरी मानूंगा? हाँ सर, ये चारों एच की सब्सिडरी मानी जाएंगी। ऑल दीज आर सब्सिडी ऑफ एच, ऑल दीज आर सब्सिडी ऑफ एच। सर ये चारों को सब्सिडरी माना जाएगा किसका? एच का। सर ये 4 लेयर नहीं हो गई? फिर इतनी चपेट पड़ेगी ना, ये 4 लेयर नहीं होती नालायकों, ये एक ही लेयर होती है। ठीक है, एक ही लेयर मानी जाएगी। दिस इज नॉट 4 लेयर्स, दिस इज 1 लेयर। हाँ, इसके आगे ए लिमिटेड फिर किसी बी लिमिटेड में 52% होल्ड करेगा, अब ये सेकंड लेयर बन गई है। सो दिस इज फर्स्ट लेयर एंड दिस विल बिकम योर सेकंड लेयर। इसके आगे फिर आपको अलाउ नहीं होगा।
ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। तो देखो होल्डिंग सब्सिडरी क्या लिखा हुआ है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट और मैं बता दूं, वो भी तुम लोग नालायक ये भूल जाते हो, क्योंकि वो भी आएगा तो मैं पहले ही बता के चलूं। देखो एक टॉपिक और पढ़ लो बस। सर अगर मान लो मैं हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम के, सर अगर मान लो मैं हूं, मैं टाटा में, ओ भाई साहब, अगर मैं टाटा में 70% शेयर एक्वायर कर लूं, तो क्या मैं होल्डिंग कंपनी बन गया और वो जो टाटा है वो मेरी सब्सिडरी कंपनी बन गया? नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि इन रिलेशन टू अ कंपनी, अब मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं, इधर आओ। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी, वो भी कंपनी होनी चाहिए और ये भी एक कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल है वो किसी कंपनी की होल्ड कर लेगा तो फिर वो कंपनी क्या बन जाएगी? मेरी सब्सिडरी बन जाएगी ना। इन रिलेशन टू अदर कंपनी मीन्स अ कंपनी, ऐसे पढ़ो, देखो मेरे साथ पढ़ो, मैं तुम्हें पढ़ना सिखाता हूं। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच कंपनीज, कौन सी कंपनीज? वो अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनी। तो अगर वो मेरी सब्सिडरी है तो मैं उनका क्या हूं? होल्डिंग हूं। बहुत बढ़िया सर, तो पहले मेरे को सब्सिडरी पढ़ा दो फिर सर। तो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सर सब्सिडरी कंपनी क्या होती है? सर सब्सिडरी कंपनी होती है, पढ़ना, इन रिलेशन टू एनी कंपनी दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी। यानी होल्डिंग कंपनी के मुकाबले अगर आप सब्सिडरी हो तो वो तुम्हारी होल्डिंग है, तुम उसकी सब्सिडरी हो। पर कैसे होल्डिंग बनेंगे वो तो बताओ। कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर वो कंपनी तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है तो वो कंपनी तुम्हारी होल्डिंग मानी जाएगी। एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ईदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। अच्छा सर यही तो बोल रहे थे आप कुछ सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? सुना सुना है सर, ये सब हमने पढ़ लिया है कि अगर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% वोटिंग पावर, अब मोर देन 50 आज से याद रखना, कभी भी नहीं बोलना मोर देन 50 का मतलब होता है 51, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रोवाइडेड दैट सच क्लास और क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी एज मे प्रिस्क्राइब्ड शैल नॉट हैव लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड सच नंबर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। मैंने बोला लेयर्स आपके जितने नंबर प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा नहीं आप रख सकते, तो आपको लेयर्स प्रिस्क्राइब्ड है कितनी? दो से ज्यादा लेयर्स आप होल्ड नहीं कर सकते, वो आपको अलाउड अब नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद ये क्लॉज बी वाला पढ़ो पहले, एक्सप्लेनेशन। द कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज सम पावर एक्सरसाइजेबल बाय इट एट इट्स डिस्क्रिशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर। अच्छा, आप बोर्ड को कंट्रोल कैसे करोगे? अगर आपके पास राइट आ जाता है अपॉइंट और रिमूव करने का, क्या ऑल या मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर, ठीक है, ओके। और सर एक कंपनी को डीम्ड सब्सिडरी माना जाएगा ऑफ द होल्डिंग कंपनी इवन इफ द कंट्रोल इज ऑफ अनदर सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यानी आप होल्डिंग के द्वारा भी कर सकते हो और आप होल्डिंग मतलब डायरेक्टली होल्डिंग सब्सिडरी में भी होल्ड कर सकती है और होल्डिंग अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर भी क्या कर सकती है? उस सब्सिडरी कंपनी में अगर वो उतना परसेंट होल्ड कर लेगी तो वो होल्डिंग बन जाएगी और उसकी वो वाली कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी, ठीक है सर। तुमको समझ आ रहा है? देखो कहीं पर भी अगर तुमको लग रहा है ना सर मस्त एकदम कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और प्लीज कमेंट जरूर करना। ये अपन लोग को इसलिए बोलना पड़ता है बिकॉज दिस थिंग विल मेक अदर पीपल रिलाई ऑन दीज रिविजन्स, ठीक है। तो तुमको प्लीज लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है अच्छे से, ठीक है। इसके बाद में आ रहा हूं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के बाद में आता हूं, सीधा आ जाओ एसोसिएट कंपनी पर। मिलता जुलता टॉपिक है और एक पॉइंट अभी मैंने सब्सिडरी में छोड़ा है जो मैं एसोसिएट के साथ ही पढ़ा दूंगा सर। इसके बाद अपन आते हैं एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन के ऊपर। एसोसिएट कंपनी में क्या बोला हुआ है सर? एसोसिएट कंपनी में बोला हुआ है एसोसिएट कंपनी क्या होती है? सुनना जरा आराम से, मस्त एकदम टॉपिक है, ठीक है। और जैसे जैसे जो नाम लेके मैं बोलूंगा वो नाम लेके आपको पढ़ना है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर एसोसिएट कंपनी किसको बोला जाएगा? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, एकदम ऐसे निकल गया, अभी समझ में आएगा, सुनो। अगर मान लो एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है बी लिमिटेड, बी लिमिटेड का ए लिमिटेड में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सर व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? 20% से ज्यादा। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्या बोला मैं? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो भैया हम बोलेंगे कि वो आपकी एसोसिएट कंपनी है। वो आपकी क्या है? एसोसिएट कंपनी है, ठीक है। यानी अगर एक कंपनी जो होल्ड कर रहा है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, सर वो एसोसिएट कंपनी है, या फिर जिसमें होल्ड कर रहा है वो एसोसिएट कंपनी है। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं
क्या ये बी जो है ये ए की एसोसिएट है या ए बी की एसोसिएट है? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। आपको खुद से आंसर करना है, प्लीज सोचो। जब तक खुद से नहीं सोचोगे कुछ भी खुद से नहीं कर पाओगे। प्लीज इसको थोड़ा सा सोचो। अगर बी ए लिमिटेड में इंफ्लुएंस होल्ड करता है तो क्या सर बी ए का एसोसिएट है या ए बी का एसोसिएट है? बेटा ए बी का एसोसिएट है। ए इज द एसोसिएट ऑफ बी। ए इज द एसोसिएट ऑफ बी, ठीक है। और अगर मैं बोलूं क्या बी ए का एसोसिएट है? नो, बी इज नॉट एसोसिएट ऑफ ए। आधे से ज्यादा लोग ये गलत करते हैं। आधे लोग को लगता है दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट कह रहा हूं, दोनों एक दूसरे के एसोसिएट्स हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ए जो है वो बी का एसोसिएट है पर बी ए का एसोसिएट नहीं है। पढ़ो, एसोसिएट कंपनी, ओके, ए लिमिटेड इन रिलेशन टू अनदर कंपनी बी लिमिटेड मीन्स अ कंपनी ए लिमिटेड in which that other company B Limited has a significant influence. बट वो सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बट वो क्या नहीं होनी चाहिए? सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। अभी इतनी बात तो समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ये तो हमें समझ में आ गया कि एसोसिएट कैसे बनेंगे। अच्छा सर, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर कंपनी को तो हमेशा क्या माना जाएगा? एसोसिएट माना जाएगा। सर फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है ए प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है सर बी प्राइवेट लिमिटेड। ए प्राइवेट लिमिटेड और बी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर एक जेवी बनाया, जॉइंट वेंचर बनाया, सी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनाया? सी प्राइवेट लिमिटेड। और ए प्राइवेट लिमिटेड जो है इसमें 70% होल्ड करता है सर, ये इसमें 10% होल्ड करता है। मुझे बताओ क्या सी ए का एसोसिएट है? सी इज एसोसिएट ऑफ ए। क्या सी को ए का एसोसिएट माना जाएगा? आंसर इज यस सर। जेवी कंपनी इज ऑलवेज एन एसोसिएट। जेवी कंपनी इज ऑलवेज एन एसोसिएट। सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं देखेंगे क्या? एंड के बाद लिखा है, पढ़ो लोगों को क्या लिखा है, एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर कंपनी तो हमेशा क्या बनेगी? आपकी एसोसिएट बनेगी ही बनेगी। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है? अगर आपके पास उस कंपनी का 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है, ठीक है, अगर आपके पास उस कंपनी का 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर है तो 20% या उससे ज्यादा, एग्जैक्ट 20 या उससे ज्यादा, बट यहां पर तो हमें वोटिंग पावर देखनी नहीं है सर। जेवी इज ऑलवेज अ एसोसिएट कंपनी। सर क्या सी जो है ये बी का भी एसोसिएट माना जाएगा क्या? ये जवाब अगर तुमने दे दिया ना तो मैं मान जाऊंगा तुमको कॉन्सेप्ट आ गया। सर क्या सी को बी का भी एसोसिएट माना जाएगा? कि यस सर, सी को बी का भी एसोसिएट माना जाएगा, ठीक है जी सर। ओके सर, तो जॉइंट वेंचर की डेफिनेशन क्या होती है वो इतनी रेलेवेंट नहीं है, बस ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आपको ध्यान रखना है, एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई भी एक क्लॉज यहां पर हम ऐड करेंगे सर, अगर कोई भी शेयर्स वो कंपनी फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, कौन सी कैपेसिटी में? फिड्यूशरी कैपेसिटी में होल्ड करती है, तो उसको हम लिमिट में काउंट नहीं करते। और यही वाला क्लॉज आपका सब्सिडरी कंपनी पर भी एप्लीकेबल होता है। सर समझाओ ना। सुनो, मान लो मैंने बोला कि ये ए प्राइवेट लिमिटेड है, या इस सब्सिडरी से समझते हैं, इधर आओ। सब्सिडरी कंपनी अपन पढ़ रहे थे, ये सुनो, सब्सिडरी कंपनी हमने पढ़ा। हाँ सर पढ़ा। सर फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है ए लिमिटेड। ए लिमिटेड जो है ये बी लिमिटेड में 55% होल्ड करता है, पर इसमें से ना जो 55% है इसमें से 49% वो ए के खुद के फंड्स हैं जो उसने अपने फंड्स इन्वेस्ट करे और अपने नाम में होल्ड कर रहा है, और 6% जो है ना वो ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन होल्ड कर रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन वो होल्ड कर रहा है बस। यानी इन 6% के लिए ए लिमिटेड जो है, इन 6% के लिए ए लिमिटेड सिर्फ एक ट्रस्टी की तरह काम कर रहा है सर। एक फिड्यूशरी कैपेसिटी में वो शेयर होल्ड करके बैठा है। ये ए जो है ये उसका बेनिफिशियल ऑनर नहीं है, रजिस्टर्ड ऑनर बस ये है, नाम में इसके हैं, ये होल्ड कर रहा है, बट ये बेनिफिशियल ऑनर नहीं है। और अगर ये बेनिफिशियल ऑनर नहीं है तो हम इस 6% को काउंट नहीं करेंगे, और अगर इस 6% को काउंट नहीं करेंगे तो देखा जाए तो इसके पास कितना वोटिंग राइट है? 49। सर यहां होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर आप फिड्यूशरी कैपेसिटी में शेयर्स होल्ड करते हो, सेम कॉन्सेप्ट आपका एसोसिएट के लिए, सेम कॉन्सेप्ट आपका सब्सिडरी के लिए है। फिड्यूशरी कैपेसिटी में ये काउंट नहीं होगा। राइट सर। इसके बाद अपन आते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। आज मैं पूरा सेशन सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड है टू द टाइप ऑफ कंपनीज, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी था। इसके बाद अपन बहुत सारी डेफिनेशन निपटाएंगे इन द अनदर सेशन, ठीक है। तो अभी हम निपटा रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी किसे बोला जाता है? गवर्नमेंट कंपनी, अब देखो यहां पर कुछ अंतर बताता हूं। पहला, यहां लिखा है 51%,
वहां लिखा था मोर देन 50 होल्डिंग सब्सिडरी में, यहां लिखा है पेड अप शेयर कैपिटल, वहां लिखा था वोटिंग राइट। अगर मान लो आपके 51% या उससे ज्यादा शेयर कैपिटल कौन होल्ड कर लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या दोनों मिलकर, तो फिर आपकी कंपनी को क्या बोला जाएगा सर, आपकी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, अगर सर इसका एग्जांपल दो ना, हाँ लो ना सर, फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है केके प्राइवेट लिमिटेड, इस केके प्राइवेट लिमिटेड में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 40% लगाया, सर दिल्ली गवर्नमेंट ने 8% लगाया, सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 3% लगाया, तो क्या ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी? यस सर, इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सर इस कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, क्यों सर? 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल इज विद द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, इसको हम गवर्नमेंट कंपनी मानेंगे। सर अगर मान लो ये केके प्राइवेट लिमिटेड है और इस केके प्राइवेट लिमिटेड में 58% सीधा सीजी के पास है, क्या अभी भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा? अभी भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सर केके प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मान लो दो, दिल्ली गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसने 40% लगाया और इसने 20% लगाया, क्या अब भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा? यस सर, अभी भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा, इसको अभी भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। राइट सर, पर एक ही चीज और पूछता हूं सर, मान लो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है केके प्राइवेट लिमिटेड और ये केके प्राइवेट लिमिटेड में 40% लगाया सीजी ने और 20% लगाया एलआईसी ने, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्या सर अब इसको कंपनी माना जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी? नहीं सर, इसको गवर्नमेंट कंपनी नहीं माना जाएगा। नो, दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि 51% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। एलआईसी इज नॉट अ गवर्नमेंट, ठीक है, एलआईसी गवर्नमेंट नहीं है। अच्छा सर, आगे क्या लिखा है? आगे ये लिखा है एंड इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी। तो कहीं देखा देखा लगता है, थोड़ा मिलता जुलता है पब्लिक कंपनी वाले क्लॉज से। यहां क्या बोल रहा है सर, कोई भी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी होगी तो हम उसको मान लेंगे कि आप क्या हो, गवर्नमेंट कंपनी हो। यानी एक ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे भी गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। सर एग्जाम्पल दो ना, सर एग्जाम्पल दो ना। देखो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी ली ओएनजीसी, ओएनजीसी का नाम सुना है? हाँ सुना है सर, सेल गेल ओएनजीसी भेल, ठीक है, भेल खाने वाली नहीं नालायक, ठीक है, भेल करके एक गवर्नमेंट कंपनी है। ओएनजीसी के अंदर गवर्नमेंट का मान लेते हैं 70% स्टेक है, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70% स्टेक है किसमें? ओएनजीसी में। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है? हाँ सर, ये गवर्नमेंट कंपनी है। अब ये कंपनी का केके प्राइवेट लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है। क्या करा रहे हो? अरे नालायक, लिखा है ना, अगर एक कंपनी जो सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, तो सब्सिडरी तो मोर देन 50% वोटिंग राइट पे बनते थे ना। तो यहां 70% पेड अप कैपिटल देखनी है और यहां मोर देन 50% वोटिंग राइट देखना है। अगर ये हो गया तो ये कंपनी को भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। अल्लाह, ये कंपनी को भी क्या बोला जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। और फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्टिट्यूटेड एज द टोटल वोटिंग पावर वेयर शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। अब ये डीवीआर क्या होते हैं, इसको अपन चैप्टर नंबर 4 में जब डिस्कस करेंगे ना, तो मैं उसके साथ खुद से कनेक्ट करूंगा, तुम टेंशन मत लेना उसकी, ठीक है। सो दिस इज गवर्नमेंट कंपनी। इसके बाद अपन आते हैं स्मॉल कंपनी के ऊपर। एक और कॉन्सेप्ट रहता है सर, स्मॉल कंपनी। अच्छा, एक 1% कंपनी भी होती है सर 1% कंपनी क्या होती है, इसे भी निपटाते चलो साथ साथ। 1% कंपनी क्या होती है सर? यहां पर एक ही मेंबर होता है, वो बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो इंडियन रेजिडेंट हो ना हो चलेगा, बट वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। उसने जो एज होती है मेजॉरिटी की वो अटेन कर ली हो, तो वो बंदा क्या बना सकता है? एक 1% कंपनी बना सकता है। साथ ही में इसको एक नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है कि अगर इनके इसकी डेथ हो गई तो दैट नॉमिनी शैल बिकम द मेंबर ऑफ दैट कंपनी। यानी फिर वही बंदा उस कंपनी का क्या बन जाएगा? वो 1% कंपनी बना लेगा, वो 1% कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन आगे वाले चैप्टर्स में आने वाला है। नाउ आई एम कमिंग टू स्मॉल कंपनी। किसको बोलते हैं सर? स्मॉल कंपनी किसको बोलते हैं? सुनना सर, स्मॉल कंपनी उसे कहा जाता है, सुनना बहुत अच्छे से सुनना सर, स्मॉल कंपनी उसे कहा जाता है अदर देन अ पब्लिक कंपनी। वाओ, बेस क्राइटेरिया तो यहां पर यही निकल कर आया कि सर स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती। ये दिमाग में रखना, कभी भी पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती, पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती, पब्लिक कंपनी तो स्मॉल कंपनी हो ही नहीं सकती। सर स्मॉल कंपनी होने के लिए प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा, यानी स्मॉल कंपनी कैन ओनली बी अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी सर, प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी हो सकती है, इसके अलावा पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल कंपनी का स्टेटस ले ही नहीं सकती। अच्छा, कब कहा जाएगा कि आप स्मॉल कंपनी हो?
सर अगर आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज से एक्सीड ना करती हो, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। अब ये क्या लिखा है मैं समझाता हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है? ऐसे दिमाग में गुलगुलू होगा बट कोशिश करना। टर्नओवर ऑफ विच फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 2 करोड़ 100 करोड़ रुपीज। इन्होंने क्या बोला, हम एक लिमिट बता रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड टर्नओवर इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो अमाउंट हम बताएंगे, जो अमाउंट प्रिस्क्राइब किया जाएगा, वो प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट 10 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आए सर क्या बोले, देखो जितना भी इन्होंने बोला, हम ना आपको एक लिमिट बता दे रहे हैं। स्मॉल कंपनी वो कंपनी कहलाएगी जो इतना पेड अप कैपिटल, उसका इतना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड टर्नओवर इस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये वाले जो दोनों अमाउंट है ना, ये वाला अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता, ये वाला अमाउंट 100 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता। तुम्हें ये ध्यान नहीं रखना, तुम्हें मेनली ध्यान ये रखना है पेड अप कैपिटल 40 करोड़, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर 40 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये बीच में एंड है या और है? एंड है। किसी जमाने में ये और था, किसी जमाने में ये और था, पर अभी ये एंड है। पहले इन्होंने और निकाला था, बाद में इनकी ही बुद्धि भ्रष्ट हुई, इनको लगा कि हमने गलत ही कर दिया और लिख के यहां पे, ठीक है? क्योंकि कोई कंपनी क्या करती थी, उसकी पेड अप कैपिटल रहती थी चिल्लर सिर्फ 2-4 करोड़ 5 करोड़, उसका टर्नओवर जाता था 100 करोड़ 200 करोड़, और यहां और होता था, और वो कंपनी स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेके बैठ जाती थी। सर की फर्क पैदा है, जिस कंपनी को स्मॉल कंपनी माना जाता है उसको पूरे कंपनीज एक्ट में कई सारी रिलैक्सेशन हैं, तो इसलिए इन कंपनीज को बोला गया भैया चेंज करो, ठीक है? लॉ अमेंड हुआ और लॉ में क्या वर्ड आया, एंड। आपकी पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन पूरी होंगी तो हम बोलेंगे कि आप क्या हो, स्मॉल कंपनी हो, ठीक है? प्रोवाइडेड होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कभी भी स्मॉल कंपनी मत मानना, ये हमेशा नॉन स्मॉल कंपनी रहेंगे, मतलब इनको कभी स्मॉल कंपनी नहीं मानना है। सेक्शन 8 कंपनी, सर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए इनकॉर्पोरेट होती है, वी विल डिस्कस लेटर। जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेट होती है, और कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, इनको कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। यानी ये कंपनीज वो कंपनीज हैं जिनके इवन थ्रेशोल्ड भी क्रॉस ना हो रहे हो, मतलब इनका 440 के नीचे ही अभी भी मामला, पर फिर भी इनको क्या माना जाएगा, स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। अरे तुमको घुस रहा है दिमाग में या नहीं घुस रहा है? हाँ सर घुस रहा है, ठीक है, ओके सर। तो ये लिमिट आपको ध्यान रखनी है। अब ये अमेंडमेंट आ गई थी पिछले साल ही, तो आपको ये अमेंडमेंट ध्यान रखनी है। अब आपकी स्मॉल कंपनी की लिमिट 4 करोड़ एंड 40 करोड़ है, पेड अप कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर इज 40 करोड़। ये लिमिट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? चलो सर मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, आप मेरे को प्लीज एक बार बस ये सवाल का जवाब दे दो, मेरे को संतुष्टि पड़ जाएगी, उसके बाद आपको समझ में आ गया है, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर 21-22, सर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मेरी पेड अप कैपिटल मान लेते हैं 3 करोड़ थी एंड टर्नओवर जो था मेरा वो 30 करोड़ था, ठीक है? इसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 22-23 की। 22-23 में मेरा पेड अप कैपिटल हो गया 5 करोड़ और मेरा टर्नओवर हो गया 25 करोड़। बताओ मैं स्मॉल कंपनी हूं या नहीं हूं? बताओ मैं स्मॉल कंपनी हूं या नहीं हूं? सर ये वाले केस में मैं स्मॉल कंपनी हूं या नहीं हूं? अभी जो तुमने आंसर दिया ना, नहीं है सर, नहीं है, नहीं है, नहीं है, सरासर गलत आंसर है, नालायक हूं। ये जो 5 करोड़ और 25 करोड़ तुम देख रहे हो ना, इसे थोड़ी देखना होता है, इसे थोड़ी देखना होता है सर। फिर ये जो लिमिट चेक करते हैं ना, ये लिमिट चेक करते हैं प्रीवियस ईयर की। अच्छा, ये लिमिट कब चेक करते हैं? प्रीवियस ईयर की। ओ, ये लिमिट प्रीवियस ईयर की चेक करनी है। यानी पिछले साल अगर आपका पेड अप कैपिटल 3 करोड़ था और टर्नओवर 30 करोड़ था, तो ये 4 और 40 से ज्यादा तो नहीं था ना, तो इस ईयर में आप स्मॉल कंपनी माने जाओगे, इस ईयर में आप स्मॉल कंपनी माने जाओगे। समझ में आई बात? और अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की मैं बात करूं, अब अगले सवाल का जवाब तुम सही दे दोगे, मेरे को पता है, इतने चंट तो तुम हो, ठीक है? इसमें पेड अप कैपिटल आपकी 2.5 करोड़ है और लेट से आपका जो टर्नओवर है ना, वो टर्नओवर है आपका ये टर्नओवर है आपका लेट से 30 करोड़। बताओ अब स्मॉल कंपनी है या नहीं है? नहीं सर, अब स्मॉल कंपनी नहीं है। सर क्या आप पागल हो गए हो क्या?
अबे तुम पागल हो गए हो, हमको लिमिट इस साल की नहीं देखनी होती, पिछले साल की देखनी होती है। पिछले साल मेरी लिमिट थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर रही थी, तो इस साल मुझे स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो इससे एक चीज और ये भी क्लियर हुई कि सर हम जब भी ये स्मॉल कंपनी वगैरह का स्टेटस चेक करते हैं, ये ईयर टू ईयर चेक होता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार स्मॉल कंपनी बन गए तो हमेशा के लिए स्मॉल कंपनी हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ कंपनी, दैट इज लिस्टेड कंपनी। आ जाओ, मस्त, ये भी बहुत अच्छी है डेफिनेशन। और इसके बाद अपन आज के सेशन को विराम देंगे। लिस्टेड कंपनी, सर लिस्टेड कंपनी किसे कहा जाता है, पढ़ना। लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैव एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी, एनी सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी अगर तुमने लिस्ट करा दी, किस पे, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, चाहे शेयर हो, डिवेंचर हो, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर हो, कुछ भी लिस्ट कराया तो आपको लिस्टेड कंपनी माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट सच क्लास ऑफ कंपनी which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with the SEBI shall not be considered as listed company। पहले कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट होती थी, हम लिस्टेड कंपनी बोलते थे। इन्होंने ये प्रोवाइजो ऐड करा, हम आपको कुछ क्लास ऑफ कंपनी बताएंगे, हम आपको कुछ क्लास ऑफ कंपनी बताएंगे, किससे कंसल्ट करके, इन कंसल्टेशन विद सेबी। अगर आपने उन कंपनीज ने या तो सिक्योरिटीज को लिस्ट करा दिया है, या तो ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हो विच हैव लिस्टेड, या फिर सर अभी लिस्ट हुए नहीं है, अभी लिस्ट हुए नहीं है, इंटेंड टू लिस्ट, अभी लिस्ट कराने वाले हैं, वो क्लास ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी भी हम बताएंगे, अगर ये कंपनी ने ये वाली सिक्योरिटी को लिस्ट करा दिया है या लिस्ट कराने वाली है, तो हम उन कंपनीज को, इवन दो वो लिस्ट हो जाएंगी, बट हम उनको लिस्टेड कंपनी नहीं मानेंगे। इसी के लिए ये लोग निकाल कर लेकर आए रूल 2A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रूल 2A। सर व्हाट इज दिस रूल 2A, पढ़ना मेरे साथ। सर रूल 2A ने बोला ऐसी पब्लिक कंपनी, चलो मैं तुमको एक ना सिंप्लिसिटी से समझा देता हूं, उसके बाद तुम वो प्रोविजन पढ़ लेना, तुमको मजाक लगेगा। ठीक है, सुनो मेरी बात, मैं तुमको बहुत सिंपल सरल शब्दों में समझा देता हूं। अगर 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 सर अगर 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 मान लो कि कोई पब्लिक कंपनी है, कि कोई क्या है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और उसने, देखो पब्लिक कंपनी कभी भी पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसके लिए ना लिस्टिंग मैंडेटरी होती है, ये लिखा हुआ है सेक्शन नंबर 29 सबसेक्शन नंबर 1 में। ठीक है, ये भी पढ़ोगे आगे चल के, तो उसके लिए तो पब्लिक इशू आते ही लिस्टिंग मैंडेटरी हो जाएगी। तो अगर पब्लिक इशू आया वहां पर तो अपने को वैसी दिमाग की घंटी बजनी चाहिए, लिस्टिंग मैंडेटरी है, वो तो लिस्टेड कंपनी होगा। बट सर कब लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा, सर तब लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा अगर 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 और ये सारा ड्रामा 31 मार्च 2021 तक चला था, ये अमेंडमेंट आई थी 1 अप्रैल 2021 से। सर अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है और उसने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर या नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अगर ये लिस्ट कराए, अगर ये लिस्ट कराए, और ये भी इशू कैसे हुए थे, सर ये इशू हुए थे बाय प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इशू से नहीं। अगर तुमने पब्लिक इशू से ये इशू किया था और फिर लिस्ट हुए थे तो तुम लिस्टेड हो। देखो अगर तुमने, मैं तुमको बोल के बता देता हूं, अगर एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी ने सर अपने इक्विटी शेयर इशू करे, पब्लिक इशू से करो, प्राइवेट प्लेसमेंट से करो, और उसे लिस्ट करा दिया, यू आर अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब अलग अलग खोल के बोलोगे तो बहुत ही केस बन जाएंगे। ऐसे समझ लो पब्लिक कंपनी, उसने अपने इक्विटी शेयर इशू करे, पब्लिक कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू करे, सर इक्विटी शेयर इशू करे तो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे चाहे पब्लिक इशू से इशू करे, और आपने लिस्ट करा दिया, यू आर अ लिस्टेड कंपनी। सर हमने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे, पब्लिक इशू से करे प्राइवेट प्लेसमेंट से करे, यू आर अ लिस्टेड कंपनी, अगर आपने लिस्ट करा दिया तो। अगर आपने कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करे, कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करे, पब्लिक इशू से करो प्राइवेट प्लेसमेंट से करो, आप लिस्टेड कंपनी माने जाओगे। पर अगर आपने नॉन कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर ये प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करा है तो आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आपने पब्लिक कंपनी और आपने एनसीडी या एनसीआरपीएस ये पब्लिक इशू से करा और लिस्ट कराया तो लिस्टेड माने जाओगे, अगर ऐसे करा तो फिर आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। ये लिखा है रूल 2A में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी की अगर मैं बात करूं, सर प्राइवेट कंपनी के लिए प्राइवेट कंपनी के लिए अगर इन्होंने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, क्या बोला मैं, अगर इन्होंने अपने नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर जो है वो इशू करे, और कैसे इशू करे, सर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे, नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे और इसको लिस्ट करा दिया, सर आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। यही चीज मैं तुम्हें बोल रहा था जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था प्राइवेट कंपनी, तो मैंने बोला था इसको मैं कनेक्ट करूंगा विद द लिस्टेड कंपनी, आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। और सुनना 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 सुनना, कोई पब्लिक कंपनी इसको लिस्टेड नहीं मानेंगे, सर किसी पब्लिक कंपनी को
लिस्टेड नहीं मानेंगे, हम पब्लिक कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे, हम पब्लिक कंपनी को लिस्टेड नहीं मानेंगे अगर इफ ओनली इट्स एनसीडी एंड या और एनसीआरपीएस जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू हुए हैं वो लिस्टेड है एंड इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है, एंड इक्विटी शेयर लिस्टेड नहीं है। तो अगर किसी पब्लिक कंपनी का इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है बट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे जो लिस्ट हुए बट वो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे, प्लीज ये ध्यान रखना, पब्लिक इशू से करोगे फिर तो वो लिस्टेड मानी जाएगी, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करे ना तो फिर उसको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर 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 कोई पब्लिक कंपनी है उसके इक्विटी शेयर्स, पब्लिक कंपनी लिखो ना सर, क्या भांग पी के बैठे होगा, अगर कोई पब्लिक कंपनी है उसके इक्विटी शेयर्स आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है, सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 करके लिंक होगा यहां पे, आउटसाइड इंडिया लिस्टेड है बट इंडिया में लिस्टेड नहीं है, बट नॉट लिस्टेड इन इंडिया, बट नॉट लिस्टेड इन इंडिया, तुमने बाहर लिस्ट करा रखे हैं नेस्डेक पे, लग्जमबर्ग, वहां लिस्ट कराओ, हमें मतलब नहीं है, अगर तुमने यहां लिस्ट नहीं करा रखे हैं आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ है रूल 2A के अंदर, पढ़ के देख लो, तुमको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। रूल 2A, पब्लिक कंपनी विच हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर, ठीक है, एक तो वो जिन्होंने एनसीडी एनसीआरपीएस और इनके इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है, और इनके इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है, यही मैंने दोबारा से थोड़ा क्लैरिफाई करके नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसका इक्विटी शेयर लिस्ट नहीं है पर उसका नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ये आपने लिस्ट करा दिया, ये आपने लिस्ट करा दिया, तो भैया आपको लिस्टेड हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अब एक चीज और बता देता हूं, यहां पर ये जो आपको रेगुलेशंस का नाम दिख रहा है ना, ये पुरानी रेगुलेशंस हैं, ये अब हट चुकी हैं, ये गलत है, ये नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। इन दोनों के लिए अब एक सिंगल रेगुलेशन आ चुकी है जिसका नाम है सेबी एनसीएस रेगुलेशन 2021, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। लॉ ने अभी तक भी, मिनिस्ट्री ने अभी तक भी इसको रूल में अमेंड नहीं करा है, रूल 2A में आज भी यही नाम लिखे हुए हैं, अभी भी अमेंड नहीं है, बट मैं आपको बोल रहा हूं आने वाले टाइम पे इसमें अमेंडमेंट आएगी और ये दोनों नाम यहां से हटेंगे क्योंकि ये रेगुलेशंस बहुत पहले ही रिपील हो चुकी हैं, 2021 में ही रिपील हो चुकी हैं, 2021 में एनसीएस रेगुलेशन आ गई थी सेबी की, उसके अंतर्गत ही अब नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ऐसी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाया जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करी थी, क्योंकि पब्लिक इशू तो वैसे ही मना होता है, और यही मैं प्राइवेट कंपनी में बोल रहा था, डेफिनेशन में याद करो कि प्रोहिबिशन है तुम्हें, पब्लिक इशू तो तुम ला ही नहीं सकते, पर अगर तुमने प्राइवेट कंपनी हो, तुम प्राइवेट कंपनी हो और तुमने नॉन कन्वर्टेबल डेट क्या करा, इशू करा, लिस्ट करा दिया, नॉन कन्वर्टेबल डेट अगर लिस्ट करा दिया तो भी तुम्हें लिस्टेड नहीं मानेंगे क्योंकि तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू करा और नॉन कन्वर्टेबल डेट इशू करा, यहां पर फॉल कर जाओगे, आपको लिस्टेड नहीं माना जाएगा। या ऐसी पब्लिक कंपनी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर तो लिस्ट नहीं कराए इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया उनके क्या है, इक्विटी शेयर लिस्ट है, ऐसी कंपनी को लिस्टेड नहीं माना जाएगा। तो यहां पर अपनी खत्म होती है सारी टाइप ऑफ कंपनीज एंड इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। इसके बाद भी तुम रोको रहे ना कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये डाउट है, सर ये केस बना के देना है, तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैंने पहले भी नंबर दिया था 8447688858, आप मेरे को इस पर मैसेज करिए 8447688858, आई विल एक्सप्लेन यू कि उसमें क्या कैसे होगा, ठीक है। बाकी आपको कैसे मुझसे कनेक्ट करना है, कैसे कैसे आप लोग कनेक्ट करोगे, वो सब टेलीग्राम चैनल के लिंक्स और वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सो आज की क्लास को अपन यहीं पर विराम देते हैं। अब अगले सेशन में मैं और सब रेलेवेंट डेफिनेशंस के साथ आऊंगा, ठीक है, और वो सारी डेफिनेशंस को निपटाने के बाद वी विल गो टू द चैप्टर नंबर 2, ठीक। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है, मस्त अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, बहुत अच्छे नंबर लेकर पास होने हैं। एंड दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय। एंड एज आई ऑलवेज से, मैं आपको भी बोल के जा रहा हूं, कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। कोई ना कोई बेटा कहीं ना कहीं आपके कामयाब होने का इंतजार कर रहा है, आपको बहुत मन लगाकर मेहनत करनी है, ठीक है। आपके सक्सेसफुल होने का वेट जो है ना वो आपसे ज्यादा कोई और कर रहा है। सो कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।